हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के या फिर एनसी वेब के या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर इग्नू या फिर किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनके पास में ईवीएस का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये शॉर्ट नोट पे इसके पूछे जाने की उम्मीद है और शॉर्ट नोट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 में से 8 नंबर आप सभी को इजीली मिल जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे नाभिकीय खतरे क्या है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियर। नाभिकीय का मतलब यहाँ पर आप लोगों का परमाणु से है, तो अगर आप लोगों के एग्जाम में परमाणु भी आ जाए या अणु लिखा हुआ आ जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, या न्यूक्लियर लिखा हुआ भी आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन ये आएगा नाभिकीय खतरा क्या है, ये हमारे लिए क्यों एक खतरा है, और दूसरी बात आपसे साथ में क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मानव स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नाभिकीय विस्फोट, यानी जब नाभिकीय यानी परमाणु जब फटता है तो वो एक बहुत ज्यादा अत्यधिक रोशनी, एक तो बहुत ज्यादा रोशनी होता है, कोई भी पटाखा फूटता है तो बहुत जोर से रोशनी आती है। दूसरी बात गर्मी, और इसके बाद में एक नुकसानदायक दबाव उत्पन्न करता है जिसे हम कहें तो रेडियोधर्मी पदार्थ तीनों को कह सकते हैं। जब भी परमाणु फटता है तो रेडियोधर्मी पदार्थ निकलता है, विस्फोट होते ही पदार्थ निकलता है और ये कई मीलों तक फैल जाता है। ये हमारी हवा के लिए, हमारी वायु के लिए और जमीन की सतह, इन सभी को दूषित कर देता है। और देखें जहां तक संभव है तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ मानव के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। मैं आप सभी को बता दूं, अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहर, जापान के किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, कब, 6 अगस्त, 6 अगस्त और 9 अगस्त, इन 2 दिन, एक तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त पर और नागासाकी पर 9 अगस्त पर परमाणु बम गिराए गए और इसके बाद में वहां पर भीषण तबाही हुई। भीषण तबाही क्या हुई आप लोगों को आगे पढ़ना है, भी आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा। 2 लाख तो उसी स्पॉट पे लोग मारे गए और लाखों लोग ऐसे रहे जिनको अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी या वो विकलांग हो गए, लाखों लोग ऐसे रहे। तो आप यहाँ देख सकते हो, तो ये हमारे लिए, ह्यूमन के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। ये हवा में, पानी में और भूमि पे, साथ ही साथ प्राकृतिक जीव जंतु, इन सभी के लिए प्रभावित करता है, इन सभी के लिए नुकसानदायक है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि रेडियोधर्मी जो है पदार्थ, ये कचरे के रूप में, किस रूप में, कचरे हवा में फैलता है, जो इससे तरंगे निकलती है कचरे के रूप में, नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। ये किसके थ्रू होता है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रियाओं के थ्रू होता है। और लगभग अगर हम बात करें तो विश्व में आज 100% में से 17% जो विद्युत है वो इसके थ्रू ही बनाई जाती है। और कई बार इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। खतरा बढ़ क्यों जाता है, खतरा इसलिए बढ़ जाता है ताकि मनुष्य को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट ना डाल सके। तो वायुमंडल में कई सारी लेयर है, जैसे ओजोन लेयर है, समताप मंडल है, बहिर्मंडल है, आयन मंडल है। तो इसमें जो ओजोन लेयर है उसमें बहुत ज्यादा ये नुकसानदायक है क्योंकि ओजोन लेयर क्या है, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। लेकिन जब भी ये परमाणु विस्फोट होता है तो इससे जो रेडियोधर्मी पदार्थ निकलता है और वो हमारी ओजोन जो लेयर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसको नुकसान पहुंचाने के बाद में वहां से हम ये भी देखते हैं कि सूर्य की पराबैंगनिक किरणों के लिए ये द्वार खोल देता है। इसके अलावा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन का मतलब है जैसे ही परमाणु टूटते हैं तो उससे बहुत ज्यादा अनेक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गर्म रेज या अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर तो गामा रेज है, एक्स रेज है, या फिर अल्फा बीटा गामा, ऐसे करके रेज को बांटा गया है। और ये गामा रेज हमारे लिए बहुत हानिकारक है। या फिर अल्ट्रा वाइट रेड किरणें भी होती हैं जो कि सारी की सारी रेडियोधर्मी किरणों के अंदर ही आएंगे। और ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये रेडिएशन आज भी है। और ये रेडिएशन 12% अगर हम बात करें तो बिजली घरों में, जहाँ पर इनके रेडिएशंस निकल रहे हैं, लगातार निकल रहे हैं। और ये बहुत सारी चिकित्सा प्रणाली उपकरण में भी यूज किए जाते हैं। रेडियो धर्मी कार्बन पदार्थ का मोबाइलों के टावर में यूज किया जा रहा है, जिससे सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसको भी हम यूज में ले पा रहे हैं या उसको भी यूज कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसके रेडिएशन को कैसे कम किया जाए इसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में। लेकिन यहाँ पर हम अब डायरेक्टली ये बात कर लेते हैं। देखो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेडियोधर्मी है ये आयोडीन की खाद्य श्रृंखला के जरिए, आयोडीन की खाद्य श्रृंखला के जरिए मनुष्य में प्रवेश करता है और इंसान को थायराइड का कैंसर हो जाता है।
तो मनुष्य पे क्या प्रभाव है ये तो अब हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन ये ना केवल हमारे लिए बल्कि जीव जंतु के लिए भी और लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा क्या है, हानिकारक है। तो हम चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भाई बहुत सारे देश इसको शक्तिशाली हथियार के रूप में यूज़ करते हैं, और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था अभी बताऊंगा, अभी जापान के जो 2 शहर पे बम गिराए गए थे तो वो कैसे क्या प्रोसेस था इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रेडियो धर्मिता जो ये मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई इसका मानव जीवन पर या मानव जीवों पर या जीव जंतुओं पर बहुत बुरा प्रभाव है। क्यों बुरा प्रभाव है? क्योंकि जब कभी भी विखंडित होता है तो ये काफी तेजी से विखंडित होता है, और इसकी जो गामा विकिरण है, ध्यान रखना गामा जो किरणें है ये बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाती है। बीटा किरणें शरीर के अंदरूनी अंग को प्रभाव डालती है, जबकि जो अल्फा किरणें, ये किरणें मतलब जो रेडियोधर्मी पदार्थ है ये, तो ये एक तो बीटा किरणें, एक गामा किरणें हैं और एक अल्फा किरणें हैं। तो ये हमारे एक स्किन कैंसर के लिए, एक शरीर के अंदर के लिए और बाहर की चीज़ों के लिए, जैसे पेड़ पौधे हैं, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये हमारे शरीर में जैसे प्रवेश कर लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे जल में घुल जाता है, वायुमंडल में, भूमंडल में, ये सब के साथ मिलकर, और ये गर्भ में पल रहे शिशु की मौत का कारण भी बन सकता है। तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा हम देखते हैं रेडियोधर्मी जो स्रोत है ये कई बार खनन प्रक्रियाओं के दौरान या फिर हम कोई चीज़ कार्य करते हैं तो उसके दौरान हमारे शरीर में कई बार भोजन करने टाइम, जो अगर समाज में फैल गया ये हमारे विस्फोट हो गया, तो भोजन करने के दौरान या अन्य खाद्य श्रृंखला के जरिए आप कोई पेड़ पौधे खा रहे हो यानी साग सब्जियां खा रहे हो तो वहां से आप लोगों के अंदर जा सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, त्वचा की या खून की गुणवत्ता कम हो सकती है, हड्डियां जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, सिर से बाल झड़ सकते हैं, रक्त में कमी हो सकती है, अलग प्रकार की आप लोगों को बीमारियां हो सकती है जो जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा आनुवांशिक जो है विकलांगता या अपंगता भी हमारे अंदर ला सकती है। रेडियोधर्मिता जल पर प्रभाव, यानी जल के अंदर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक रासायनिक पदार्थ होता है रेडियोधर्मी, जो कि सजीव के लिए हानिकारक है और ये जलों के साथ में घुल जाता है, और ये एक क्या है, रेडियो सक्रिय कचरा भी, कचरे के रूप में आप समझ सकते हो, और ये हमारे शरीर के अंदर जाकर पानी की जो गुणवत्ता है उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ले लेता है, और ये हमारे सजीव के लिए हानिकारक है, जल प्रदूषण का कार्य करता है। और ये क्या है कि आयोडीन की मात्रा के रूप में हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर 4 चीजें ध्यान रखना, एक तो रेडान, यूरेनियम और सीजियम और थोरियम, ये 4 चीजों से मिलकर ये परमाणु बनता है और इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कई बारी पानी पीने के जरिए हमारे शरीर के अंदर चला जाता है ना, गर्भपात हमारे होने लगता है या फिर जन्म दोष होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है ये हमारे शरीर के अंदर जाने से। अगला है मिट्टी पर प्रभाव। तो मिट्टी पे ध्यान रखना है कि मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो खत्म करने लगता है, या जो पेड़ पौधे हैं उसके अंदर जाने के बाद में ये मनुष्य के अंदर भी चला जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ही मैंने आपको बताया। इसके अलावा पेड़ पौधों में एक समस्या ये निकल के हमें देखने को मिलती है कि उसके जो बीज होते हैं वो अब उत्पन्न ही नहीं होते पेड़ पौधे में, वो ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, वो उतना ही रहता है और ना ही कुछ फायदा देगा, ऑक्सीजन देने भी कई बार प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा परमाणु हथियार जो है वो क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक माना गया है। वायुमंडल पे क्या प्रभाव है, तो मैंने बताया कि भाई परमाणु जो ईंधन चक्र है ये वायुमंडल पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो ओजोन परत है, ओजोन परत के ऊपर ये छिद्र करता है, जैसे सूर्य की पराबैंगनी किरणें आने लगती है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के 2 बड़े शहर 6 और 9 अगस्त को दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में गिराए गए। तकरीबन 2 लाख लोग तुरंत मारे गए, जैसे शुरू में बताया था, और पूरा शहर नष्ट हो गया। इसमें बहुत सारे लोग झुलस गए, घायल हो गए और इन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं को झेलना पड़ा, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वर्तमान समय में अगर देखें, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र चलाने में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि उसके आसपास हमेशा घनी आबादी रहती है और कभी भी छोटी सी भी असावधानी लोगों की मौत के लिए एक बड़ा कारण बन सकती है। इसके अलावा अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए और शुरू हो रही है कि कब कब ऐसा लगा है। तो एक घटना तो आपने पढ़ ली। अब 1979 में 3 माइल्स आइस में, ये अमेरिका का एक नाभिकीय संयंत्र है, यहाँ पर दुर्घटना घटी थी। इसके बाद में आगे चल के चेरनोबिल घटना घटी थी, जो कि सोवियत संघ के साथ था पहले,
यूक्रेन और उसके परमाणु संयंत्र में भी क्या हुआ था, आग लग गई थी। ये आगे पढ़ना है हमें, इसके बारे में डिटेल वाइज हम आगे पढ़ने वाले। तो इन सभी दुर्घटनाओं से सजीव और निर्जीव पदार्थ जो है इन सब पर विपरीत प्रभाव दिखे, यानी बुरे प्रभाव दिखे। चेरनोबिल घटना के बाद में कंप्यूटर में वायरस फैल गए थे। भारत में लगभग 10,000 कंप्यूटर में वायरस फैला। दक्षिण कोरिया, तुर्की जैसे देशों में 3 लाख कंप्यूटर खराब हो गए। और साथ ही साथ विगत मार्च 2011 में जापान में सुनामी की वजह से जो फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है, यहाँ पर रिएक्टर में भी आग लग गई थी और आग के बाद में दुर्घटना घटी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अभी 3 माइल्स आइसलैंड के बारे में बताया गया कि 14 मार्च 1979 में इसका पंप टूट गया और अन्य पंप की जो सहायता है वो भी मिलनी बंद हो गई। बिजली उत्पादन करने वाले जो टरबाइन थे वो रुक गए और साथ ही साथ बिजली का मीटर जो है वो खराब हो गया। वो रजिस्टर ही नहीं कर रहा था कि कितना बिजली जा रहा है, कितना नहीं जा रहा। और इस वजह से तापमान और ऊर्जा की बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण नाभिकीय संयंत्र क्या हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और ये महिला और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। उस आस पड़ोस में से उन दोनों को हटा दिया गया। 1 वर्ष तक कोई भी इस उद्योग स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अगला बात करेंगे चेरनोबिल यूक्रेन में। तो 1986 में ये घटना घटी थी और ये देखा गया कि वहां पर क्या है कि वाष्प बनना बंद हो गया था और बिजली उत्पादन किया जा रहा था। ये योजना का कार्य टरबाइन के चलते होता था, लेकिन वहां पर भी टरबाइन नहीं चल रहा था और अनुकूल व्यवस्था हाथों द्वारा बंद किया गया और एक सुरक्षित दृष्टिकोण को भूल गए और इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर आई। होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद में नाभिकीय अपशिष्ट, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, भाई कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो भाई उसमें भी जो चेरनोबिल था वहां पर धुआं चारों तरफ फैलने लगा था, ये भी ध्यान रखना है। संसार के अंदर नाभिकीय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम निकलने लगी थी, रक्त कैंसर लोगों को होने लगा था और साथ ही साथ चेरनोबिल के साथ कई देश ऐसे थे जहां पर उन्हें स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम ऐसा लगने लगा था, जैसे रूस, बेलारूस, उसके जो निकटवर्ती इलाके में रहते हैं वहां के लोगों को भी। अब इसके बचाव की और नियंत्रण की बात करें तो साथ ही साथ मशीनरियों का हमें इस प्रकार से निर्माण करना चाहिए कि अगर कोई भी असंगति हो जाए, चलना बंद कर जाए, तो दुर्घटना से बचाव के समय मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जानी चाहिए ताकि ऊष्मा ज्यादा फैले ना और ये ज्यादातर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं नाभिकीय जो है ऊष्मा कई बार खो जाते हैं, तो ऐसा होना ये हमारे वायुमंडल के लिए अनुकूल रहे, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ नाभिकीय जो अपशिष्ट है वो भी अच्छे तरीके से सुरक्षित डब्बे में भरकर इसको नीचे, अपशिष्ट जो भी नाभिक है उसको जमीन के अंदर दबा देना चाहिए और ऐसी जगह दबा देनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट जो है वो अन्य क्षेत्रों पर ना पड़े, जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हो। तो ये काफी प्रक्रिया अधिक महंगी भी होती है, जोखिम भरी भी होती है, तो हमें ऐसी प्रक्रियाओं से थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यही थी आज की वीडियो और ये है आप सभी के लिए हमारा नंबर। अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप में। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए वेरियस लिंक है, आप उन लिंक्स के थ्रू हमसे सोशल मीडिया पर हमारे ग्रुप्स पे जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय